अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूँ अरसलान खोकर। एक तरफ नया निज़ाम, नए सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इसको बहुत संजीदगी से ले रही हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी कोई निज़ाम ख़राब नहीं है, सारा निज़ाम बेहतरीन है, इसी निज़ाम के तहत पाकिस्तान भी चल रहा है और यही निज़ाम है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं जी सिस्टम ये कामयाब है, क्या वाकई ये सिस्टम कामयाब है? अगर तो कामयाब है तो किसके लिए कामयाब है, किस हद तक कामयाब है? और जहाँ पर कामयाबी नहीं है यानी नाकामी है वो सारे अवाम के हिस्से में। तो नौजवान भी अब चाहते हैं कि चीज़ों को बेहतर करें, आप रीसेट कर लें या फिर कोई नया निज़ाम नाफिज कर लें, बट ये इतना बड़ा मसला है, ये इतना बड़ा इशू है। आपने अगर नए इंतज़ामी यूनिट बनाने हैं तो उसके लिए मशीनरी चाहिए, हुकूमती मशीनरी। फिर ये एक नया खेल शुरू हो जाएगा वजारत आला का, गवर्नरशिप का और बहुत सारे मसाइल हैं। बहरहाल एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं जिसको बड़ी संजीदगी से भी लिया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि कायद है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम वो लोग जो चैनल्स पर जाते हैं, मेंबरान हैं, उन पर ज़रा इज़हार बरहमी किया और कहा है कि आप जो भी बात ये हो रही है इसकी मुखालिफत करने की बजाय, इसकी खिलाफ बात करने की बजाय ज़रा खामोशी इख्तियार करें। और मेरा ख्याल है ये काफ़ी संजीदा पहलू है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि इस वक्त सिस्टम के साथ लड़ा जाए। वो कहते हैं जी बेहतर चल रहा है, चीज़ों को सही से चलाया जाए, मुद्दत पूरी करें, अपनी कारकर्दगी दिखाएं। जहाँ पर कारकर्दगी की बात आई वहाँ पर वज़ीर आज़म को ख्याल आया अरसा दराज के बाद जी वजारतों से, डिवीज़न से उनकी कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा मांगा जाए और रिपोर्ट मांगने के लिए एक फ़ॉर्म भेज दिया गया है। वो फॉर्म और उस पर जो अल्फाज होंगे, जो रिपोर्ट के अदाद शुमार होंगे, वो किस हद तक दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, उसकी क्या कोई तहकीकात होगी, मॉनिटरिंग होगी, उसका जायज़ा लिया जाएगा, क्या होगा। और ये एक ऐसे वक्त में फ़ौरी तौर पर वजारतों से मांगा जा रहा है, डिवीज़न से, जब पहले ही नए इंतज़ामी यूनिट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत अलग लेवल पे बहुत संजीदगी से देखी जा रही हैं। कश्मीर के इलेक्शन एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा और पीपल्स पार्टी ये कह रही है जी कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे, मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो गई, बिलावल भुट्टो कहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून लग नहीं रहा कि ऐसे किसी परेशानी का शिकार है। वो बड़े सुकून से इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि अब हमारी हुकूमत बनेगी। हम ज़रा आज़ाद कश्मीर उसके इंतखाबी सिचुएशन पर भी बात करेंगे। ये नए इंतज़ामी सूबे क्या हैं, पीपल्स पार्टी इस पर इतनी खामोश क्यों है, कुछ सदारती निज़ाम है, क्या है, किस पर ये बात हो रही है। बात करने के लिए डॉक्टर सजाद बुखारी सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, तजियाकार भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान फ़िरोज़ साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद है। चूँकि नए सूबे बनेंगे तो क्या कोई तरमीम होगी तो किस लेवल पर होगी, जो पहले तरमीम हुई हैं उनका क्या होगा, उसमें जो आने वाले नताइज हमारे सामने हैं उस वक्त क्या बनेगा, क्या उस पर बिनौन अमल शुरू हो गया, नहीं हो गया, कानूनी पेचीदगी क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और आज ज़रा देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से। डॉक्टर सजाद साहब, सर पहले तो ये जो नए सूबे को, नए इंतज़ामी यूनिट कह लें, नए सूबा कह लें, कुछ भी कह लें, एक नए सिस्टम की बहस छिड़ी है। सजाद बुखारी साहब, सर बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन मैं ज़रा चाहूँगा हम एक एक पॉइंटर पे बात कर लें क्योंकि बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। बुखारी साहब, नए सूबे का ये क्यों बहस एकदम छिड़ गई? कुछ सिस्टम में ख़राबी तो बहुत अरसे से थी, हमें कब पता चला कि सिस्टम ख़राब है और अब इसको तब्दील होना चाहिए? ये कोई नई बात है आपके, मेरे लिए या इमरान फ़िरोज़ साहब के लिए? दिल नादा ने फिर एक बार धोखा खाया है, आजमाए हुए को शायद फिर से आजमाया है। मैं नकवी साहब की जो बात है, मैं चाहूंगा कि उस पर मैं एक बड़ा एक अहम पहलू है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक आप अपने माजी को नहीं परखेंगे और अपने तल्ख तजर्बात की बुनियाद पर आप किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस तरह की गुफ्तगू करके, इस तरह की स्टेटमेंट देकर, सिस्टम को बुरा भला बोलकर, जिसके आप खुद बेनिफिशियरी भी रहे हैं, यानी माजरत के साथ मैं बोलूंगा, जो काउंसलर भी नहीं बन सके वो इस मनसब तक पहुंच गए, तो वो इसी सिस्टम के तहत ही बने। तो ये सिस्टम बुरा है तो ठीक है भाई, अगर ये सिस्टम बुरा है, ये आपको बहुत देर से ख्याल आए। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है, आपको पता है अरसलान साहब, ये मुल्क तजर्बागाह रहा है। यहाँ 1 यूनिट था, 1 यूनिट का ऐलान हुआ, कयाम हुआ, उस 1 यूनिट के बाद कितने हालात खराब हुए। यहीं पे पार्लिमानी निजाम
यहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहीं पे टेक्नोक्रेट्स। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो हमने, कौन सा तजर्बा है जो हमने इस मुल्क में नहीं किया? तमाम फार्मूले हमने अपनाए। मोहसिन नकवी साहब ने बता तो दिया और लोगों को समझ भी आ गई, बेवकूफ कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, सब समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि मोहसिन नकवी साहब, आपने जो ये बात की है, अगर इंतजामी सूबों को लेकर है तो खुलकर बोले। एक तरमीम रहती है पेंडिंग में, अगर उस तरमीम का मसला है तो भी आपको खुल के बोलना चाहिए। और ये मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो आके बात की जाती है, ये पाकिस्तान का हर शख्स जानता है कि पीएमएलएन के दो कैंप थे माजी में भी, एक नवाज कैंप था और एक शहबाज कैंप था। आपको भी पता है कि जो शहबाज शरीफ है वो ज्यादा जो है मफाहमत पे, नेगोशिएशन पे, वो क्या कहते हैं, जान दो जी कोई गल नहीं वाला फार्मूले पे काम करते थे। मियां मसला ये कि वो सवाल करते हैं। मियां नवाज शरीफ का मसला ये अपनी कैबिनेट को भी झाड़ गिरा देते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से ये कह देना कि उन्होंने कहा कि खामोशी इख्तियार करो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं किसी सूरत में। हमारे पास भी कुछ जराए, उस जराए के मुताबिक उन्होंने इस पर नाराजगी का इजहार किया। बल्कि जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आपको पता है इन्होंने मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का एक फार्मूला तय पाया था, लेकिन इंतखाबात के बाद जो है उन्होंने इस मांगे तांगे की हुकूमत से इनकार कर दिया था। ये बातें जो है बड़े खुलकर लोग अब करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, सूबे बनाने चाहिए, इंतजामी सूबे। आपको पता है जब मुल्क में सूबे बनाने की बात करते थे, कौन सा तबका था जो इसकी मुखालफत करता था? ये वही तबका था जिस सिस्टम की बात जो है मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। ये सूबों के खिलाफ वही जाया करते थे और कहते थे कि नहीं, मजीद इंतजामी यूनिट का हम बोझ नहीं उठा सकते। कितने गवर्नर्स लाएंगे? आप सूबे बनाएं, जो सूबे वक्त की अहम जरूरत है उन सूबों को आप इंतजामी तौर पर जो है वो उसमें डिवीजन आप लाएं, आप मजीद नए डिवीजन बनाएं, डिस्ट्रिक्ट मजीद आप बनाएं। मुझे आप ये बताएं, आपने सूबिस्तान बनाना है या सूबे बनाने? अगर तो आपने सूबिस्तान बनाना है कि हर चौक हर चौराहे पर आपने एक सूबा बना देना है, फिर तो ये मसला हल नहीं होगा, ये फिर आप पे मजीद इंतजामी बोझ बढ़ेगा। अच्छा, फिर मैं जरा आपको ना कुछ मजीद पॉइंटर्स हैं, डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि एक जहत खोल दी है ना, ये जो इंतज़ामी सूबा, बोझ, नए वजीर आला, गवर्नर, एक मशीनरी, एक पूरा सेक्रेटरीट, एक सेटअप, बहुत सारे आपने जहत, इससे हटकर भी मेरा ख्याल है काम किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ, मैं आपसे इसकी राय भी ले लूँगा, और कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब ये चीज़ें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इमरान फिरोज साहब, सर ये नए सूबे, नया सिस्टम, पहले तो ज़रा बताएं ये सिस्टम क्या है और इसके अंदर इंसाफ का हुसूल सहल है, आसान है आवाम के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार के बड़े मसाइल हैं। नौजवान कहते हैं टैक्सेशन का सिस्टम बिल्कुल मुतवाज़न नहीं है, उसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। फिर ब्यूरोक्रेसी को लेके बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बैरिस्टर अकील जो कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा, वो कहते हैं जी असल मामला तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात का है, वो ज़रूरी है। आप यहाँ पर जुल्फ़िकार राहत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। थैंक यू जुल्फ़िकार साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो ज़रा पहले इमरान साहब, कानूनी राय क्या है जी? क्या कोई इंतज़ामी यूनिट बनना कोई तरमीम के तहत होना कैसे होगा, और क्या कोई बहुत मुश्किल बात है या बिल्कुल आइन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता? क्या है ये? नहीं, इसमें आइन की इजाजत की बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हमें बहुत सारे दीगर अवामिल हैं जो हमने इस हिसाब से देखने हैं। एक तो ये कि क्या हम इस स्टेज पे, जहाँ पे ऑलरेडी इस मुल्क पे बहुत ज्यादा कर्जे हैं, जहाँ पे हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे हमें इंतजामी मसाइल का हम शिकार हैं, जहाँ पे हमारे पास बेरोजगारी है, जहाँ पे हमारे पास क्या कहें कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पे क्या हम इस सूरत हाल में इस चीज के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि हम नए कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स बनाकर उसका जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव बर्डन आएगा, वो फाइनेंशियल बर्डन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, और जो पॉलिटिकल उस पर बैकलैश आएगा, और जो अवाम में उसमें तकसीम के जो एक अवामिल जो हैं वो उभरेंगे, क्या हम इस स्टेज पे इसके मुतहम्मिल हैं कि हमें वो करना चाहिए? चलिए पहले कानून की बात कर लेते हैं कि क्या कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल, जो फेडरेशन होती है वो इन्हीं प्रोविंसेस से मिलकर एक फेडरेशन बनती है। तो वो जो प्रोविंसेस हैं, समहाउ उनके पास भी एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मौजूद है कि वो पहला जो राइट है कि ये सूबे की तकसीम होनी है और उससे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं, उसमें उस सूबे की कंसेंट बहुत जरूरी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो
जो उसमें कवानीन मौजूद हैं, उसमें आर्टिकल 239 जो है वो डील करता है बेसिकली कि जो फेडरेशन या फेडरेटिंग हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी प्रोविंस को तकसीम करके या एक नया प्रोविंस बनाने का वो बिल पास कर सकते हैं। लेकिन वो बिल पास करने पे जो कदगन है, जो कानूनी कदगन मौजूद है, तो ये है कि वो बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास न कर दे। सो एक टू फोल्डेड टेयर रखा गया है कि फेडरेशन उसको अलग से उस बिल को मंजूर करे और फिर वो प्रोविंशियल असेंबली उसको खुद से मंजूर करे। तो कानूनी तौर पे तो वो थोड़ा सा उसको टफ रखा गया है, या वो मैं ये समझता हूँ कि जो करंट सिचुएशन है उसमें तकरीबन ये नामुमकिन है कि ये इस तरह से करवाया जा सके। और फिर नंबर 2, इसको देखना है कि अगर ये हम करवा भी लें, अगर हम इसको अमेंडमेंट करके ये चीज तब्दील भी कर दें, तो क्या ऑन ग्राउंड ये हमारे पास मुमकिन होगा कि ये इस तरह से इसको करवाया जा सके? तो उसमें बहुत ज्यादा जो पेचीदा मसाइल हैं, वो सियासी मसाइल भी हैं, वो इलाकाई मसाइल भी हैं, वो लिंग्विस्टिक के प्रॉब्लम्स भी हैं, और बहुत सारे तकसीम के हवाले से अदरवाइज मसाइल मौजूद हैं जो कि देयर विल बी अ ग्रेट हर्डल कि वो इस तरह के हम इस स्टेज पे, जबकि मुल्क ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल से दो चार है, वो दहशतगर्दी से दो चार है, तो इस तरह के डिसीजंस लेना या इस तरह के एडवेंचर करना, मेरा ख्याल ये है कि ये सिचुएशन को मजीद खराब करेगा। ठीक हो गया। अब मैं चाहूंगा इसमें मैं जरा और जो है डिटेल भी वो आपसे हमारे पास एक जी मौजूद बात है। करूँ। जुल्फ़िकार साहब, सर ज्वाइन कर लिया आपने, चीज़ें आप अरसा दराज से कवर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, देख रहे हैं इन चीज़ों को। सर क्या ये खाली सियासी बहस है? कुछ सिस्टम, राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे ये कामयाब सिस्टम है, इस सिस्टम को तो हिलना ही नहीं चाहिए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें बात करने से भी मना किया मियाँ नवाज शरीफ ने। अब समझ नहीं आ रहा क्या तजाद है ये। अरसलान साहब, एक तो मुझे बताएं ना कि इस सिस्टम की क्या औकात है कि जिस एक मिनिस्टर के बात करने से पूरा निजाम ही हिल गया है। तो ये क्या सिस्टम है? पहले सही तो बात। इसको आप समझे, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए एक साहब थे जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जितनी प्रोटेस्ट और जितनी रेजिस्टेंस उस शख्स ने दिखाई है, इतनी इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिखाई। नंबर 1, भुट्टो साहब को, ये सारे लोग इस सिस्टम के हवाले से अपना अपना रोना रोते रहे, अपना अपना केस पेश करते रहे, लेकिन ये सिस्टम ने कभी किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अब मोहसिन नकवी साहब के एक बयान से पूरा सिस्टम हिल गया। ना कोई जलसा, ना जुलूस, ना कॉकरोच, ना कोई 2 करोड़ का उसने जुलूस निकाला, जलसा निकाला। इसको समझे ये बात क्या है। कहानी असल में यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पे वो बात जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बेसिकली इस स्टेटस को लेके चल रहे थे। जब वहां पे डिसाइड हो जाता है ना कि चीजें चेंज कर रही हैं, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। आप जो कह रहे हैं अभी इंतजामी यूनिट्स के हवाले से हमारे दोस्त कह रहे थे, देखिए ये हमारी बदकिस्मती है ना, हमारी जो पावर्स नीचे डिवॉल्व नहीं हुई, यही पाकिस्तान की गवर्नेंस का सबसे बड़ा अलमिया है। यानी जो काम करना था नाज़िम और काउंसलर्स ने, वो MNA और मिनिस्टर्स कर रहे हैं। वो फंड्स के पीछे सारा दिन भागते रहते हैं क्योंकि ताकत का मरकज कोई और है, ऊपर है। वो आपने नीचे तक डिवॉल्व नहीं किया, और जब तक आप नीचे तक डिवॉल्व नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के मसाइल रहेंगे। बहुत अच्छे सर। ये ये असल में तो बात ही ये है कि अब नौजवानों से बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों से बात करें, वो कहना शुरू हो गए कि हमें जो बेहतर आप बना दें, आप सूबे भी बना दें, हमें इससे परवाह नहीं है, बस छोटे यूनिट हों जिसमें लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, करने का कोई काम हो। यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, सिस्टम ठीक नहीं है टैक्सेशन का, तालीम के लिए अखराजात लोगों के पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर इंसाफ का हुसूल इतना मुश्किल हो गया है या इतना महंगा हो गया है, ये सालों बैठना पड़ता है कि बड़े मसाइल। मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ इस पर बात पे खुश आमदीद कहेंगे। काफ़ी सारी बातें कही हैं डॉक्टर सजाद साहब, और मुझे लग रहा था आप जवाब देना भी चाह रहे थे, तो मुझे बताएं ज़रा आपके क्या ख्यालात हैं। जुल्फ़िकार साहब ने तो बड़ी डिटेल बहुत सारी बातें कर दी हैं। अरसलान, जुल्फ़िकार साहब की बातों से कुछ बातों से ज़िम्नी इत्तेफाक किया जा सकता है। बहुत माजरत के साथ मैं एहतराम करता हूँ उनके नुक्ता नज़र का, लेकिन मैं बहैसियत तालिब इल्म उनके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक मज़ाहमत दिखाई गई, वो बंदा जो इस वक्त अडियाला में है। इस बंदे ने उस वक्त मज़ाहमत क्यों नहीं दिखाई जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ था पार्लियामेंट, और हर जुम्मे को जो है वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस और अमेंडमेंट छोड़ती जा रही थी। उस वक्त इसने मज़ाहमत क्यों नहीं दिखाई जब इसको बजट मंजूर करवाने के लिए जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता।
इन्होंने तब मजामत क्यों नहीं बताई कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, जो उनका अपना वो क्या कहते हैं फिगर्स पूरे थे, तो वहां पे जबरदस्ती लोगों को जहाज में लाद लाद के लाके हुकूमत बनाएगी, तो उस वक्त मजामत क्यों नहीं दिखाई? वो कहते हैं जिथे पुत्र जमाल उथे खोता कोड़ा सब हलाल। इस मुल्क में अगर मजामत की है तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने की है, हालांकि उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके बहुत सारी एलिगेशंस है। इस मुल्क में अगर मजामत की है तो नेशनल अवामी पार्टी ने भी की है मजामत, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मफादात के लिए खत्म किया। जिन नाजमीन की बात कर रहे हैं या जिस निजाम की बात कर रहे हैं, क्या परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए ये नाजमीन वाला निजाम जो है वो नाफिज किया था? किस लिए किया था? 1 यूनिट की मैंने आपको बात बताई, 1 यूनिट के बाद बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी। 18वीं आईनी तरमीम में ये जो आज बैठे हुए बातें कर रहे हैं, कल 18वीं आईनी तरमीम के लिए बगलें बजा रहे थे। आज इंतजामी यूनिट्स की बात अगर की जा रही है, मैं आपको खुल के कहता हूं, अगर कोई बात करता है बावलपुर की, मुल्तान की, बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा या जनूबी पख्तूनख्वा की या हजारा डिवीजन की, ये 5-6 ऐसे सूबे हैं जिनकी बहुत पुरानी डिमांड है, ठीक है, उनका पार्लियामान के अंदर एक बहुत बड़ा इंक्लूड हिस्सा करें भी। डॉक्टर साहब, चाहूंगा इंक्लूड करें। कराची की भी बात हो रही है, उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां बात नहीं होने दे रहे। कराची हैदराबाद को लेकर बात हो रही है। देखिए कराची अच्छा, हैदराबाद इस्लाम की साहब। जहां तक बात है, 2 चीजें हैं, एक है लसानी बुनियादों पर, एक है इंतजामी बुनियादों पर, और एक है मफादात की बुनियाद पर। ठीक है, अब ये मैं 3 अलग फैक्टर से जिस पर जो है सूबे डॉक्टर साहब बनने की मुझे बात 1 हो रही है। मिनट, मैंने सिर्फ आपको 1 मिनट पहले चाहिए होगा, सिर्फ आपका 1 मिनट। जी जुल्फिकार साहब प्लीज, कुछ कह रहे थे। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि जब पीछे उसके मुहर्रकात होते हैं, तब्दीली करने वाले साथ होते हैं, तो फिर एक बयान ही हर चीज को हिला के रख देता है। अदरवाइज आप डंडे खाते रहे, अदरवाइज कुछ भी करते रहे, इस मुल्क में कोई चीज तब्दील नहीं होती। तब्दील करने वाले अनासर और वो माहौल जब तक नहीं होता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने उसकी टाइमिंग देखें, उस शख्स को देखें, वो बंदा बात कौन कर रहा है, टाइमिंग कौन सी है, और उसका बात की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं कि उसने पूरा जलजला बर्पा कर दिया पूरे पाकिस्तान के इक्तदार के ईवानों में। एक स्टेटमेंट ही है ना, सिंपल मकसद स्टेटमेंट नहीं है। मैं सिर्फ अपना केस डेवलप कर रहा था कि यहाँ पे इतने जलसे भी निकले, वो दूसरी तरफ चल पड़े हैं कि मैं शायद इमरान खान की मज़ामत को बड़ा सलूट कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो मिसाल दे रहा था कि यहाँ पे जब इमरान खान से लेके ये इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म करने के लिए बिलावल साहब मार्च लेके आए, मरियम लेके आई, कुछ नहीं हुआ। फजल और रहमान साहब इस्लामाबाद बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। जब होना था एक बंदे का जुलूस नहीं निकला, वो उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया, रजीम चेंज हो गई। तो यहाँ पे चेंज के जो अनासर है उसको समझने की कोशिश करें। मैंने हरगिज आपको जो है वो पीटीआई सेंट्रिक एनालिसिस पे मैंने नहीं आपकी बात की कि आप उस पे स्पेसिफिक बात करें। मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाह रहा था। मज़ामत का कायल ही नहीं, जबकि आप कह रहे हैं ना, मैं उसकी मज़ामत को अप्रिशिएट ही कर। इसी पार्लियामेंट के अंदर अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान की तारीख में जितनी एस्टेब्लिशमेंट नवाज ये जमात थी, शायद ही कोई हो, क्या किसी जमात ने एस्टेब्लिशमेंट को इतना सर पे चढ़ाया है कि बाप करार दे दिया जाए? क्या कभी इतना सर पे चढ़ाया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो उनके हक में फैसले दे रहे थे, उसके बेनिफिशियरी थे, उनको बाप बना दिया जाए? क्या इस हद तक जो है आगे बढ़ा दिया कि पार्लियामेंट के खड़े होकर बोला जाए? मेरा पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा आज का जो मौजूद, मैं चाहूंगा जुल्फिकार राज साहब, ये बहस हम रख लेते हैं, ये बहस कर लेंगे, ये बहस भी कर लेंगे, पॉलिटिकल बहुत सारे टॉपिक्स। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मैं तो जाहिर उनके किसी किए का मैं तो जिम्मेदार है नहीं ना, मैं जवाब दे सकता हूँ। सही, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मौजूदा भी कर रहे हैं जी, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे सर, जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या हम, जैसे आपने बरतानिया में देखा, बहुत छोटे यूनिट्स हैं जी, ये जो काउंटी सिस्टम है, 2-2, 3-3 शहर हैं, उससे भी बड़े नहीं है। यॉर्कशायर के अंदर देख लें जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी में क्या फ़र्क पड़ा, वहाँ तो सिस्टम मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और अब तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, डॉक्टर सजाद साहब, जुल्फिकार साहब भी, इमरान फिरोज, मैंने खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात की, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और बड़ी तादाद में थे, बहुत बड़ी तादाद। आप यकीन करेंगे, ज़्यादा बड़ी जो तादाद थी ना नौजवानों की, वो ये कह रही थी बनने दें जी, ये होना ही चाहिए, यही होना चाहिए, हम तंग आ गए हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंतजाम ठीक नहीं, कराची का बेड़ा गर्क हुआ है। इसी तरह कहते हैं लाहौर से बाहर एक नई दुनिया है। सारे पैनलिस्ट से पूछता हूँ, ये जो निजाम इतना खराब, इस निजाम को खराब किसने किया? और अगर ये निजाम इतना खराब है, माजी में एक निजाम चेंज किया, उस निजाम का
क्या हमें उसका क्या इम्पैक्ट आया, क्या उसका फायदा आज तक हुआ? कौन सा ऐसा निजाम है? एलियंस ले आए हम, एलियंस को तैनात करें, एलियंस आके हुकूमत करें, या यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की? कौन सा फार्मूला है ऐसे जिसपे पाकिस्तान में तजर्बा उसका नहीं हुआ हो? और हम मजीद धकेलते गए। खुदारा इस पार्लिमानी निजाम को मजबूत करें, शफाफ इंतखाबात कराएं, लोगों के ग्रीवेंसेस को दूर करें, मेजर स्टेक होल्डर्स को मशावरत का हिस्सा बनाएं। ये पार्लिमानी निजाम ही आपका कामयाब होगा। मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी की आप अभी मिसाल दे रहे थे, वहां पे एक टर्नओवर में कितने वजीर आजम चेंज हो चुके हैं। उस मुल्क में बैठ के जो कि आजादी इज़हार राय की बात करता है, आधी दुनिया में आग बरतानिया की वजह से लगी हुई है। वहां पे आया दिन लोग जो है प्रोवोक कर रहे हैं दूसरे ममालिक में लोगों को। तो ये डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे। सर मैं फर्क ये क्या कह है? रहा हूं, फर्क क्या है काम डॉक्टर को सज्जाद बेहतर साहब? करें। मेरा सवाल ये, फर्क क्या है? वहां पर एक क्या 10 वजीर आजम तब्दील हो जाएं, चेहरे के पीछे नहीं भागते ना वो, उनका सिस्टम मौजूद है, स्ट्रक्चर मौजूद है। वजीर आजम तब्दील होने से उनको क्या फर्क पड़ा? कोई परेशानी नहीं हुई। ब्रेग्जिट हो गया इतना बड़ा। सर ब्रेग्जिट पे मैं वहीं था, ब्रेग्जिट पे मैं वहीं पढ़ रहा था। ब्रेग्जिट हो गया, क्या फर्क पड़ा बरतानिया को? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर है सर। आपकी जो पॉलिसीज होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो होती हैं, उसका इंपैक्ट आता है उस पे सर। कंसिस्टेंसी होती है एक आपकी पॉलिसीज की। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज या मिड टर्म पॉलिसीज होती हैं, उस पर उसका इंपैक्ट आता है। जब आपका मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो अगर जो है वो ऐसे टाइम पर जो है जब आप एक तसलसल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। अगर हम ये कहें सिस्टम की बात करें, सिस्टम हमारे यहाँ बना कैसे, किस निजाम के तहत ये मुल्क बने, किस निजाम के तहत इस पे बात हुई है, इस निजाम के बिगाड़ की वजह कौन कौन है? अगर आप किसी एक तबके को मरूज इल्जाम ठहरा देंगे, आज ये तबका जिन्होंने सियासतदानों का हक मारा है, जिन्होंने जबरदस्ती आकर, जिनको कोई जानता ही नहीं था, आज वो आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। जुल्फिकार साहब ठीक कह रहे हैं कि उस पर आकर हम इतनी बड़ी बड़ी डिबेट कर रहे हैं। वो तो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। उनका क्या काम बनता है सिस्टम में आके? वो कैबिनेट के मेंबर है, उनकी जरूरत ही नहीं वो आकर बात करें। ये तो वही मिसाल होगी जैसे पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती थी और लोग कहते थे आप अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे। इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान फिरोज साहब, बड़ी बहस बहुत ज्यादा और तरफ भी चली गई। अच्छा, वो बहस थोड़ी सी टॉपिक से हटी गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने भी बात की, सजाद साहब ने बात की कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त ये स्टेज नहीं है कि हम एक नया पेंडोरा बॉक्स अपने लिए खोलें। कि आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम इन प्लेस है, कि आपके पास जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो मौजूद है, आपके पास कवानीन मौजूद हैं। हमारा अभी इशू क्या है, मतलब जो साहिब इक़्तिदार है उनको क्या इशू है, उनको इस सिटिंग गवर्नमेंट से क्या इशू है? गवर्नमेंट से उनको इशू ये है कि गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ रही, टैक्स निजाम नहीं ठीक हो रहा, टैक्स कलेक्शन पे कोई चीजें बेहतर नहीं हो रही। तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से गुड गवर्नेंस भी मुमकिन बनाई जा सकती है, टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर बनाया जा सकता है। कि आपने सिर्फ वो जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है विच इज ऑलरेडी इन प्लेस, आपके पास लेजिस्लेशन मौजूद है, इलेक्शन कराना बकाया है कि आप वो इलेक्शन कराएं, आप इख्तियारात को, गवर्नेंस को लोअर लेवल पे मुंतकिल करें। ये आप देखिए कि जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनली क्या होता है कि काउंटीज लेवल पे टैक्स कलेक्शन का निजाम काउंटी करती है, और वहां पे उस टैक्स की जो डिस्बर्समेंट है, उसकी डेवलपमेंट का काम है, वो भी वो उस काउंटी के जिम्मे होता है। और बाकी सारे वहां की वो तालीम देख लें, सेहत देख लें, तमाम चीजें जो है वो काउंटी का इख्तियार होता है कि वो करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी वो सिस्टम इन प्लेस है, हमें सिर्फ उस सिस्टम को दोबारा से इन्वोक करना है, हमें दोबारा से वो निजाम लाना है। हम अपने इख्तियारात को देखिए, ये बड़ी सीधी बात है कि ये जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, इनका बिल्कुल कोई काम नहीं है कि ये गलियां पक्की कराते रहें, ये गैसें लगवाते रहें, ये लोगों को थाना से उठाते छुड़ाते रहें। इनका काम जो है वो लेजिस्लेट करना है। जो मेंबर नेशनल असेंबली होता है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली होता है, उसको सिर्फ एक मैंडेट के साथ वहां पे भेजा जाता है कि आपने वहां पे जाना है, आपने अवामी मफाद को सामने रखते हुए लेजिस्लेशन करनी है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास उस लेजिस्लेशन के अलावा सब कुछ होता है, और वो अब फंड्स के पीछे लगे रहते हैं। यही निजाम अगर हम गवर्नेंस लोअर लेवल पे दे दें, हम नाज़म क्रिएट करें, हम लोकल लेवल वही पे बात जुल्फिकार राज साहब यही बात कर रहे थे कि टैक्सेशन का ट्रिकल निजाम डाउन जो इफेक्ट कि तो आज है में नहीं, इख्तियारात उसको में अगर हम बेहतर कर गवर्नेंस लें, बेहतर हो सकती है, आपका टैक्स एग्जैक्टली, सर्कल बल्दियात बेहतर का हो सकता है, निजाम ही सारी नहीं है चीजें सर। आपके अपने कंट्रोल में आ सकती एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। अब बात हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाहात कर लें, और साथ ही अब कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है जी। फॉर्म भेज दिए गए हैं वजारतों को, डिविजन्स को, कारकर्दगी का जायजा। ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जहाँ पर ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उससे कोई हो सकता है कि कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन हो ऐसे ही मौके पर रहा है।
जब नए इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है तो वजारतें भी कारकर्दगियाँ देंगी, डिवीजन्स भी देंगे, क्या उनकी कारकर्दगियाँ या वो जो फॉर्म भर के भेजेंगे फिर जायज़ा भी लिया जाएगा, पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सी सिस्टम में ख़राबी है या उस सिस्टम का कौन सा पुर्जा ठीक करने वाला है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जुल्फ़िकार साहब, अभी आप सारे हजरात ने बड़ी डिटेल सारे पॉइंटर्स पे बात हो गई है और काफ़ी हटके भी हो गई। सर ये बताएं, ये जो अब हमने वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी जांचनी है, अच्छा ये हो भी ऐसे मौके पर रहा है ना जुल्फ़िकार साहब कि मैं आप शायद समझ जाएं, लेकिन बहुत सारे और देखने वाले ये समझते हैं ये ऐसे ही मौके पर हो रहा है जब लोग इंतजामी यूनिट की बात कर रहे हैं और इधर इन्होंने वजारतों की कारकर्दगी देखना शुरू कर दी है। फ़र्ज़ करें ये कारकर्दगी देख लेते हैं, एक फॉर्म चला जाता है वजारतों का, डिवीजन्स का, वो जो ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात का जिक्र और ये इंतजामी यूनिट, ये सब इंटरकनेक्टेड हो गया है, इस सारी सिचुएशन में रेलिवेंट हो गया, कोई चीज़ अब इररेलेवेंट नहीं है। उगर साहब, मुझे तो समझ नहीं आती ये निज़ाम है क्या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी इस मुल्क के अंदर मार्शल अगर लग जाए, इमरजेंसी आ जाए, कोई एक चीज़ अनाउंसमेंट के जरिए आ जाए ना, तो लोग सब्र शुक्र कर लेते हैं। लोग मार्शल को भी एक्सेप्ट करते रहे, मार्शल के दौर में मीशत हमारी बेहतर भी हुई। वजह क्या होती है कि एक स्टेबिलिटी का मैसेज होता है, कंटिन्यूटी होती है, इस्तेकाम आ जाता है। लोग समझते हैं ये आके बैठ गया, अब इन्होंने काम करना है और बैठना है। ये जितना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सिस्टम और क़यादत और एलीट है, इसके दौर में कभी इस्तेकाम इसलिए नहीं आ सकता कि इनकी प्रायोरिटीज और हैं। इनकी प्रायोरिटीज मुल्क कभी रहा नहीं, बदकिस्मती से। अब जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं इस मुल्क के अंदर, रजीम चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट आने के बाद अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये अल्ट्रा हाइब्रिड है, ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी प्लस है, ये मार्शल है, ये जमहूरियत। जमहूरियत तो खैर इसको कहना है गुनाह है। ये सिस्टम कौन सा चल रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। ये पहला निज़ाम है कि बच्चा पैदा हुए 4 साल हो गए, उसका नाम ही नहीं रखा जा रहा। इसका नाम है क्या जिसको हम कह रहे हैं निज़ाम? निज़ाम ये निज़ाम है क्या जिसने लोगों के जिस्म पे कपड़े नहीं छोड़े, लोगों के लिए इंसाफ मिलना मुश्किल है, अदालतें जो कुछ कर रही हैं, थानों में जो कुछ हो रहा है, पटवारी माफिया जो कर रहा है, पूरा मुल्क माफिया के ग्रिप के अंदर है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग लूट के खा गई है। राना सनावला साहब कहते हैं कि 3000 अरब जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने बाहर शिफ्ट कर दिया है। अब सवाल यह है, दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं और अपने गंदे कपड़े चौक के अंदर धो रहे हैं। ये डेमोक्रेसी देखें, किसी चिड़िया का, बिल्डिंग का, किसी शख्स का नाम नहीं होता, ये रवैयों का नाम होता है। ये आपने सबसे पहले अपने रवैयों में डेमोक्रेसी लानी होती है, टॉलरेंस लानी होती है, अपने मिजाज के अंदर, अपने अमल के अंदर, फिर पार्टी के अंदर, फिर मुल्क के अंदर जाके होती है। मुझे एक पार्टी बता दें जिसके अंदर कोई डेमोक्रेसी है। सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ पे पार्टियां चलाई जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर। कोई एक पार्टी बता दें जिसके दफ्तर के अंदर कोई पॉलिटिकल कल्चर हो, वहां पे कारकुन इकट्ठे होते हो, वहां पे पॉलिटिकली वो पार्टी चल रही हो। जहां इस मुल्क के अंदर जब भी, अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे, जब भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को रिवॉल्व किया, जब भी उसके इलेक्शन करवाए, वो डिक्टेटर ने करवाए। डेमोक्रेट्स तो आते हैं डिक्टेटर बन जाते हैं, डिक्टेटर आके डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है। और भाई ये निज़ाम जो है, ये एक इस्तेसाली निज़ाम बन चुका है। आप पिछले 75 साल में 45,000 अरब रुपया कर्ज लिया गया है। इस 4 सालों में 40,000 अरब रुपया कर्ज लिया गया। और इस मॉडल पे तो 5 लोगों का घर नहीं चलता, आप 25 करोड़ का मुल्क चलाने निकले हुए हैं। और भाई 2 तरीके होते हैं मेरी जान अरसलान भाई। कश्ती डूब रही होती है ना, तो बड़ा झटका सा एक मिसाल है, कहते हैं इसके बोझ कम कर दो, इसके अंदर सुराख है वो फटाफट बंद करो। 2 ही चीजें होती है ना। बिल्कुल। यहाँ पे सुराख को बड़ा किया जा रहा है और बोझ उस पर लादा जा रहा है कि ये पक्की डूब जाए। जब से हमने होश संभाली है, हम ये सुनते चले आ रहे हैं मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हमारे बड़े भी सुनते सुनते चले गए, हम भी सुनते सुनते कुछ 40-50 साल की उम्र को पहुंच गए हैं। अभी भी मेरे दोस्त कहते हैं जी ये मुल्क बड़े नाजुक दौर में है, मुल्क बड़े नाजुक दौर में, इसको छेड़ना बड़ा गुनाह है। सवाल यह है कि जो आइन, जो कानून अगर अवाम का, आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वो भाई उसको तब्दील कर लें, बैठ जाए। ये 50, मैं दावे से कहता हूँ, ये 85-90 वजीर जो हैं, एडवाइजर लगाए हुए हैं, सारे घर भेज दें, मुल्क सुबह इससे बेहतर चलेगा। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ओ भाई ये टू वहां और गाड़ियां और बारात और ये लीड क्लास जो कर रही है, जिस तरह मालिक गनीमत की तरह इस मुल्क को लूट रही है,
आपको नहीं पता है कि सारे लेजिस्लेटर का 5-5 साल हम ये खबर छापते होते थे, गूंगे पार्लियामेंटेरियन अक्सरियत होती थी जो 5 साल असेंबली में बात ही नहीं करते। वो मेडिकल भी लेते हैं, वो टिकटें भी लेते हैं, उमरात भी लेते हैं, गाड़ियां भी लेते हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं? ये निजाम है भाई। इस निजाम किसी जगह पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछगिछ नहीं, कोई इनका हिसाब किताब नहीं। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के ऊपर उन्होंने कहा जी $835 बिलियन हमें दे दें। आप मुझे बताएं कि 800-900 बिलियन आप सालाना उस एक स्कीम पे दे रहे हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग की वजह से दे रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी सुबह नाराज हो जाएगी। तो ये एक ब्लैकमेलिंग का पूरा एक निजाम चल रहा है। ये कौन सा निजाम है? अब आप कालाबाग डैम की बात करते हैं, एक सूबा के अंदर जैसे अलहदा हो जाएंगे, दूसरा के अंदर जैसे हम छटांगे नहीं। पूरी दुनिया के अंदर आपने कभी देखा है? चाइना के अंदर अगर ये तमाशा हो तो वहां तो एक डैम भी ना बनता। और भाई जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर ना सियासत होती है, ना इस तरह के ड्रामे होते हैं। सवाल ये है कि निजाम कोई भी हो, उसको चलाने वाले बंदों के इखलास को भी देखा जाता है। सही कि उनका इखलास है, क्या वो नेशनलिज्म की स्पिरिट है। दिहाड़ियां तो हम सारे ही लगाते हैं बाहर से। इस मुल्क की दिहाड़ी कब लगेगी? इस मुल्क के अंदर पैसा कब? अब देखें, ईरान अमेरिका जंग के अंदर पाकिस्तान की कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई, लेकिन क्या हुआ इसमें? इस मुल्क के लिए, आम आदमी के लिए कोई एक टके का फायदा हुआ? नहीं हुआ। हम आज तक सोच रहे हैं। सादा छोटा एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो होते हैं ना, ये कंट्रोल्ड सिस्टम में चलते हैं। ये जिस तरह की आइडियल डेमोक्रेसी आप देखते हैं ना, अमेरिका, लंदन, वो चीजें इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए नहीं होती। इंडिया को आप देख लें कहां से कहां पहुंच गया। ये 2000 की बात है, हमारा पर कैपिटा इंडिया से कहीं ज्यादा था। आज वो 94% आगे बैठे हुए हैं। सवाल ये है, बहुत सारे आखिर प्रॉब्लम कहां हो रहा है? आप कर्जे अदा करने के लिए 8,500 अरब रुपया बजट से उठा के सीधे कर्जे वापस करने पड़ते हैं। कुछ दफा पे चला जाता है, आपके लिए तो बचते ही नहीं। इस मॉडल पे पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये अनगवर्नेबल हो रहा है। मोहसिन नकवी से शदीद इख्तलाफ के बावजूद, मेरी कोई दोस्ती नाराजगी कोई उसके साथ वो नहीं है। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो बात की है ठीक बात की है। इस पे बैठना पड़ेगा। ये ब्यूरोक्रेसी की जो एलीट क्लास का जो सारा बहुत अच्छे तमाशा है, इसको बंद करना पड़ेगा। यूएनडीपी कहती है $17 बिलियन इस मुल्क में खाए जाते हैं। सर। यही जो आप बात कर रहे हैं ना 5500 अरब जुल्फिकार रुपया साहब, करप्शन की नजर हो गया। सर आप जो बात कर रहे हैं, यकीन करें ये सारी बातें मैं खुद स्टूडेंट से सुनकर आया। वो कहते हैं यही चीजें जो आप सारी डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है। इस निजाम का दफा सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो इसका बेनिफिशियरी है। हाँ, बाकी जिसको अवाम तो जिसके सारी जिसके बेचारी अपने पिट वही रही है। प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें सर एक चीज जरा मैं अगर इमरान साहब आपसे पूछूं, वो जो छोटे जिसका अभी हम काउंटीज वगैरह का जिक्र करें, वहाँ तो मैंने खुद रहा हूँ, आप अभी होकर आ रहे हैं रिसेंटली उन ममालिक से, वहाँ भी देखेंगे तो हमें तो इंसाफ का निज़ाम इतना तेज़ लगा, इतना बेहतरीन लगा। छोटे यूनिट है, सफाई आसान है, सड़कों की मुरम्मत है, और जो उनका हेरिटेज है उसको बचाना आसान है। यहाँ तो हमारा किसी चीज़ पे टूरिज़्म पर भी उस तरह से कोई फोकस नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक जगह इकट्ठी हों, वो बैठें, को बात करें, नेशनल ग्रैंड डायलॉग हो। लेकिन ये जो तरमीम हो रही हैं, अभी जिक्र भी कर दिया, चले जुल्फ़िकार साहब ने भी, सजाद बुखारी भी कर गए जिक्र, क्या फ़ायदा हुआ हमें तरमीम से? तरमीम के बाद भी हम वहीं खड़े हैं आज। मेरा ख्याल ये है कि वो जो तरमीम थी वो समहाउ मेरा ख्याल ये है कि वो कोई अवामी मफाद में तो उनमें से कोई तरमीम नहीं थी। वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली जो जुडिशरी का इदारा है उसको कंट्रोल करने के लिए मेरी नाकसाई में वो तरमीम की गई, और उसको इफेक्टिवली आपने देखा कि उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ गई। बट समहाउ अगर हम अवामी हकूक की, अवामी मसाइल की बात करें, तो उसके लिए आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अगर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में इनको तकसीम किया जाए तो हम अवाम का मसला जो है वो ये है ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बड़ा होगा या छोटा होगा। हमारा मसला ये है कि हमें वक्त पे खाना मिलेगा, हमें अगर बीमार हैं तो दवाई मिलेगी, हमें इंसाफ फौरी तौर पर मिलेगा, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होगा, हमारे बच्चे को तालीम की सहूलत मौजूद होगी। तो वो
आप अगर इस यूनिट को छोटा कर दें, जितना छोटा यूनिट होगा, मैनेजेबल होगा, उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से आप उस अवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए अपने फंड्स को असेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इशू क्या है कि हमारी जो आबादी है उसका जो तनासब है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बेहंगम तरीके से बढ़ता जा रहा है, और जो बड़े सूबे हैं स्पेशली उनमें ज्यादा इंतजामी मसाइल हैं, और जो छोटे सूबे हैं वहां भी इंतजामी मसाइल सर जो हैं एक वो और इशू भी है जिस पर अभी बात ही नहीं हो बढ़ते रही जा है, रहे हैं। इमरान साहब, एक और ब्यूरोक्रेसी इशू भी डिलीवर है। करने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी आप जैसे देखते हैं कि वो सिर्फ अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो आजकल टिकटॉक्स हैं उनमें ज्यादा मसरूफ हैं, लोकल लेवल पे आपको काम होता नजर नहीं आता। तो इन जैसे बहुत सारे मसाइल जो हैं, जैसे सर कह रहे थे कि ये सिस्टम जो है, ओरिजिनली हम इस सिस्टम में रहते हुए फील करते हैं कि ये डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। तो अब डेफिनेटली इस पे बैठने की जरूरत है, पॉलिटिकली डायलॉग की जरूरत है, अवाम को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, और सोचने की जरूरत है कि हम कैसे इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने इन मसाइल से निकल सकते हैं। टैक्स की कलेक्शन का निजाम हो, वो तालीम का निजाम हो, वो सेहत का निजाम हो, या बाकी तमाम चीजें हैं, किस तरह से उनको बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए वी डेफिनेटली नीड अ ग्रैंड डायलॉग कि जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठे, सर जोड़े, और ये डिसाइड करें कि क्या हमने इसी तरह से कर्जे ले लेकर अपना गुजारा करना है, या हमने इस लानत से आजाद भी होना है, हमने अपने आप को बेहतरी की तरफ भी लेके जाना है, हमने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल होना है। तो उसके लिए शायद ये सिस्टम जो है वो नाकाफी आपकी है, बात बहुत दुरुस्त ज्यादा है जो आप तब्दीलियों की बात जरूरत कर है। रहे हैं ना इमरान फिरोज साहब, यही एग्जैक्ट बात आज का नौजवान करता है कि जी कर्जा मुझसे पूछ के तो लिया नहीं था तो मैं भरूं क्यों, लेकिन हमें चूंकि उसको बिल में भी भेजना है, बाकी बहुत डिटेल डिस्कशन आज हुई है। जुल्फिकार राज साहब, सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। और इमरान फिरोज साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या, कब, कैसे और किस तरह हो सकता है, हुआ है और कैसे हो सकता है, इस पर आज बड़ी डिटेल बात हुई। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।